तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा विषय लेके आए हैं। आज हम लोग बीएसीबी यानी बिहार बोर्ड की कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका को हल करेंगे, जो कि हिंदी विषय से है। यह है इसकी कार्यपुस्तिका जो कि कक्षा 3 की है। इसको आज हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। इसके लगभग हम लोग 10 अध्याय हम लोग आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस कार्य पुस्तिका को हल करें। तो इसका पहला जो कार्य पत्रक है उसको आज हम लोग हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए वर्ण दिए हुए हैं, इनके साथ कुछ स्वर भी दिए हुए हैं। हम लोग इन वर्ण और स्वर की सहायता से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गौ लिखा हुआ है, उसके नीचे हलंत है, जोड़ ओ है, जोड़ रौ है, उसके नीचे हलंत है, जोड़ बड़ी ई है। तो हम लोग इनकी मात्राओं को जान चुके हैं, जानते हैं पहले से ही। हम लोग इनकी मात्रा की सहायता से इन शब्दों को बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको गौ, इसके बाद ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इसके बाद रौ, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा। तो ये बन गया गौरी। उसी प्रकार से अगला है ग उ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ग, इसके बाद है छोटी ऊ की मात्रा, इसके बाद ल, आ की मात्रा और ये ब। ये बन जाएगा गुलाब। इसके बाद है म, इस पे बड़े की मात्रा और ल, मेला। मेला हो गया ये। इसके बाद अगला है ह, उसमें आ की मात्रा हा, थ और इसमें बड़ी ई की मात्रा। तो ये बन गया हाथी। इसी तरह अगला है क और छोटी ई की मात्रा ही, तो इसमें आ की मात्रा, इसके बाद ब। ये बन गया किताब। तो यहाँ पे देखिए ये पहले का बन गया गोरी, दूसरा बन गया गुलाब, तीसरा बन गया मेला, चौथा बन गया हाथी और पांचवा बन गया किताब। तो ये पहला प्रश्न हल हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सही के लिए सही का निशान और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न। हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन है। तो क्या हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन है? जी नहीं, हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन नहीं है, बल्कि उच्चारण की दृष्टि से 41 व्यंजन हैं और जबकि 11 स्वर है। टोटल 52 वर्ण बनते हैं उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर। तो व्यंजन की संख्या यहाँ पे 41 होगी। और जब लेखन के आधार पर देखा जाएगा तो जो वर्णों की संख्या है वो टोटल 56 हो जाएगी, जिसमें से 41 व्यंजन होंगे और 11 स्वर होंगे, जबकि 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन नहीं होते हैं, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर अगला है स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता ली जाती है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हम लोग बिना व्यंजन के स्वर को नहीं बोल सकते हैं। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की सहायता ली जाती है। कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 2 करते हैं। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पे वर्ण क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो उन्हीं वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला
कहेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब वर्णमाला के अंदर आती है, यानी वर्णों की माला। वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अन, अह तथा ओ के चिन्हों द्वारा शब्द पूरे कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं, इनकी मात्राएं दी हुई हैं, इनको हमको इस पे लगाना है। इनकी जो मात्राएं चिन्ह हैं इनको इस पे लगाना है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर पे कौन सा चिन्ह आएगा? तो डॉक्टर हम लोग जब बोलेंगे तो इस पे ये वाला चिन्ह आएगा, डॉक्टर, ये वाला चिन्ह आएगा। उसी प्रकार से नम, नम पे क्या आएगा? तो नम पे ये अह आएगा, अह का चिन्ह आएगा, नमः। इस तरह से पतग, पतग पे न आएगा जब, तो ये बन जाएगा पतंग। उसी प्रकार से हंस, हंस जब लिखा हुआ है इस पे न आ जाएगा तो ये बन जाएगा हंस। उसी तरह से प्रात, प्रात लिखा है यहाँ पे, इस पे अह का चिन्ह लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रातः। उसी प्रकार से लिखा है बसत, इस पे न लगा देंगे तो ये बन जाएगा बसंत। उसी प्रकार से दो और है, अत, इसमें न जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा अंत। उसी प्रकार से टाफी लिखा है, टाफी, इस पे हम लोग ओ लगा देंगे तो ये बन जाएगा टॉफी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ कार्यपत्रक दो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कार्यपत्रक 3 हल करते हैं। अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, उल्टे पलटे लिखे हुए हैं आगे पीछे, इसको हमको सही क्रम में लिखकर एक सार्थक शब्द बनाना है। तो देखते हैं पहला ड़ क स, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं तो बन जाएगा स ड़, ये बन गया सड़क। उसी प्रकार से अगला है ज न भो, इसको भी हम लोग सीधा कर लेते हैं, भो ज न, देखिए सीधा हो गया ना। उसी प्रकार से ये है बी र वा र, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं तो ये बन जाएगा र वी वा र, रविवार बन गया ये। उसी तरह से हम लोग आगे भी देख लेते हैं प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ है म ल क, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क म ल, कमल बन गया ना, ये बन गया कमल। उसी प्रकार से आगे देखते हैं क्या है, तो लिखा हुआ है क आधा स पु और त, तो ये बन जाएगा, देखिए क्या है ये यहाँ पे, पुस्तक, ये बन जाएगा पुस्तक, पु स त क, पुस्तक बन गया ये। उसी प्रकार से ये ती ध र, तो ये बन जाएगा ध र ती, धरती। उसी प्रकार से अगला है स आ मा न, तो ये बन जाएगा आ स मा न, आसमान बन जाएगा। और लास्ट वाला है ल ड़ी गा रे, ये हो जाएगा रे ल गा री। तो ये 8 प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। इस तरह से और भी कई शब्द जो आए जिनका क्रम आगे पीछे हो तो उनको हम लोग सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो कार्यपत्रक 4 करते हैं, देखते हैं इसका प्रश्न। सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बना हुआ है, एक है सार्थक शब्द, एक है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वैसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे घड़ी, मीकज, बकरी, कलम, रदम्ब, अरंगू, आम, हाजज, मकान, रनब। तो इसमें से कुछ शब्द जो है वो सार्थक है जिनका अर्थ निकलता है और कुछ शब्द निरर्थक है जिनका अर्थ नहीं निकलता है। तो उनको हमको अलग अलग इन कॉलम में, इन तालिकाओं में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं घड़ी। तो घड़ी एक सार्थक शब्द है
इसलिए इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा घड़ी। दूसरा है मीकज। मीकज का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये हो जाएगा निरर्थक। उसी प्रकार से तीसरा है बकरी। बकरी एक सार्थक शब्द है, तो ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद है कलम। कलम भी एक सार्थक शब्द है। उसके बाद है रंदब, रदम्ब। रदम्ब एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये इस कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद है अरंगू। अरंगू का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद है आम और हाजज। तो आम का अर्थ होता है, सार्थक शब्द है ये, तो ये इसमें आ जाएगा। और उसी प्रकार से हाजज, हाजज जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से मकान। मकान एक सार्थक शब्द है, तो ये इस तालिका में आ जाएगा। और जो अगला है रनम, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये इस तालिका में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग और भी शब्द देकर बच्चों को सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखने के लिए दे सकते हैं। कार्यपत्रक 5 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इन वर्णों में विसर्ग, इसका चिन्ह ये है, लगाकर इनका उच्चारण कीजिए। तो हम विसर्ग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा अह, ये हो जाएगा ग, ये हो जाएगा छ, ये हो जाएगा ठ, ये हो जाएगा तह, ये हो जाएगा दह, ये धह, ये नह, ये पह, ये बह, ये यह और ये सह। यानी सबके पीछे हम लोगों ने विसर्ग लगाकर इसका उच्चारण किया। अह, गह, छह, ठह, तह, दह, धह, नह, पह, बह, मह, माफ कीजिए, यह, सह। अगला प्रश्न देखते हैं, इन संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, इनसे एक एक शब्द बनाना है। शब्द तो वैसे कई सारे बन जाएंगे, लेकिन कोई हम एक एक शब्द ही बनाएंगे। जैसे छ, तो छ से हो जाएगा छम्मा। त्र से हो जाएगा त्रिशूल। और ज्ञ से हो जाएगा ज्ञानी। उसी प्रकार से श्र से हो जाएगा श्रम। और द्य, इससे हो जाएगा विद्या, विद्या। और ये हो जाएगा बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। ये 6 के 6 जो है संयुक्त व्यंजन वो यहाँ पे हल हो गए। प्रश्न है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो देखिए पहला यहाँ पे वर्ण विच्छेद हो चुका है, हमको आगे करना है। तो विद्या, विद्या का वर्ण विच्छेद होगा व प्लस ई और सही प्लस द प्लस य प्लस आ। यानी इसको हम लोग स्वर की सहायता से इसको तोड़ देंगे, तो ये विद्या बन जाएगा इस तरह से। उसी तरह से अगला है प्रमुख। तो इसका बनेगा प जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ छोटा ऊ जोड़ ख जोड़ अ, ये बन गया प्रमुख। उसी प्रकार से अगला है अधिक। तो ये बन जाएगा अ जोड़ ध जोड़ छोटा ई जोड़ क जोड़ अ, अधिक बन गया ये। उसी प्रकार से बुद्धि है, ये बन जाएगा ब जोड़ उ जोड़ द जोड़ ध जोड़ बड़ी ई, ये बन गया बुद्धि। उसी तरह से पुस्तक, प जोड़ छोटा ऊ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, ये बन गया पुस्तक। अगला है ड्राइवर। ये बन जाएगा ड जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ जोड़
बड़ी ई, जोड़ व, जोड़ अ, जोड़ र, जोड़ अ। तो ये बन गया ड्राइवर। उसी प्रकार से विद्वान, व जोड़ छोटा ई, जोड़ द, जोड़ व, जोड़ आ, जोड़ न और जोड़ ओ। यानी इन सभी को हम लोगों ने पूरा इसको अलग अलग कर दिया, तो ये इसका आंसर होगा। पत्रक 6 देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न, भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो देख लेते हैं। क्योंकि यह सभी लोगों की संपत्ति है, जी नहीं। क्योंकि इसे तिजोरी में बंद रखने का किसी को अधिकार नहीं है, जी नहीं। बल्कि ये सही होगा, क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम है, इसे कोई भी बोल सकता है। ये इसका सही आंसर होगा, सही विकल्प यही होगा इसका, कि भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम है, इसे कोई भी बोल सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ सवाल है, उनके सामने उनके आंसर है दो। इन दोनों में से कोई एक छांटना है। तो सबसे पहला है खाली स्थान, भाषा के नियम मर्यादाओं की जानकारी देता है। कौन है जो भाषा के नियम और मर्यादाओं की जानकारी देता है? तो इसमें आएगा व्याकरण। उसी प्रकार से अगला है, हिंदी हमारी है क्या है, मातृभाषा है कि राष्ट्रभाषा? तो जी ये राष्ट्रभाषा है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, व्याकरण या लिपि? तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम भाषा को बोलते हैं तो क्या निकलती है, ध्वनि या अक्षर? तो जब हम भाषा को बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। लास्ट है, भाषा विचार प्रकट करने का क्या है, यंत्र या माध्यम? तो भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है। कार्यपत्रक 7 देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, उसके सामने 2 ऑप्शन हैं। उन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही आएगा उसको इसमें हमको भरना है। तो पहला है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी या उर्दू? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि किसी कहते हैं? तो लिपि जो है भाषा को लिखने का ढंग है, जिससे भाषा को लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब है, भाषा के मौखिक रूप में बात मुख से बताते हैं, बोलकर या लिखकर? भाषा के मौखिक रूप में किससे, बोलकर बताते हैं। उसी प्रकार से भाषा के रूप होते हैं 2 या 9? वैसे तो देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक और तीसरा होता है सांकेतिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। भाषा के लिखित रूप में बात बोलकर या लिखकर किससे बताते हैं? तो भाषा के लिखित रूप में लिखकर बताते हैं। अगला है, बोलकर पढ़ाती अध्यापिका भाषा का कौन सा रूप प्रयोग करती है, लिखित या मौखिक? तो ये मौखिक करती है। जो बोलकर पढ़ाती है अध्यापिका, वो भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करती है। अगला है, व्याकरण भाषा के क्या बताता है? तो नियम बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि संकेत पढ़िए और सही वर्ण लिखकर भाषा का नाम पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सुडोको जैसा बना हुआ है, इसको हमको देखना है कि कौन सा इसमें आंसर आएगा। यहाँ पे इसके संकेत दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। पहला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र
बाद में देखते हैं, पहला गुजरात देख लेते हैं। तो गुजरात में क्या बोली जाती है? तो गुजराती बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसी प्रकार से ये है, क्या बनेगा? ये बनेगा उर्दू। जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। और उड़ीसा, उड़िया। तो ये बन जाएगा केरल में मलयालम, मलयालम। तो इसको ऐसे हम लोग बना दिए। इसी तरह से आप लोग, चाहे हम लोग बच्चों को और भी सवाल जो है वो दे सकते हैं बनाने के लिए। हम लोग 8वां कार्यपत्र करते हैं। इस 8वें कार्यपत्र के प्रश्न हैं। पहला, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर है, अपनी बातों को बोलकर या लिखकर कहने को प्रकट करना भाषा कहलाता है। यानी अपनी बातों को बोलकर या लिखकर जब हम प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। अगला है, लिपि क्या होती है और लिपि न होती तो क्या होता? तो इसका आंसर है, किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, मलयालम हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, उस भाषा को लिखने की जो विधि है वह लिपि कहलाएगी। और लिपि न होती तो क्या होता? तो लिपि न होती तो भाषा भी नहीं होती। यानी लिपि जब नहीं होती तो भाषा भी नहीं होती, उसको हम लोग लिख ही नहीं पाते या फिर पढ़ ही नहीं पाते। अगला है, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, भाषा के 2 रूप हैं। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। इसमें एक और होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन यहाँ पे 2 रूप ही पूछा है, इसलिए इसमें एक हो जाएगा लिखित भाषा और एक दूसरा हो जाएगा मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के लिए क्या जरूरी है? भाषा के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर होगा, भाषा के लिए लिपि का होना जरूरी है, तभी वह भाषा कहलाएगी। अगर लिपि नहीं होगी तो भाषा भी नहीं होगी। तो भाषा के लिए लिपि का होना जरूरी है। अब हम लोग कार्यपत्रक 9 को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इन भाषाओं की लिपियां लिखिए। यहाँ पे देखिए भाषाएं दी हुई हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, और इनके सामने कुछ लिपियां दी हुई हैं। हमको इसमें से बताना है कि इन भाषाओं की जो सामने है उसकी लिपि इन दोनों में से कौन सी है। तो सबसे पहले है हिंदी। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है या रोमन? तो इसका आंसर है देवनागरी। अगला जो भाषा है वो है उर्दू। उर्दू के सामने 2 लिपि दी हुई है, फारसी और गुरुमुखी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फारसी, यानी उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। अगला है संस्कृत। संस्कृत के सामने भी 2 लिपि दी हुई हैं, फारसी और देवनागरी। तो इसमें देखिए इस संस्कृत का जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी जो है वो हिंदी की भी लिपि होती है। अगला है पंजाबी। पंजाबी के सामने 2 लिपि दी हुई है, फारसी और गुरुमुखी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुमुखी, यानी पंजाबी जो है उसकी लिपि गुरुमुखी है। अगला है अंग्रेजी। इसके सामने 2 लिपि दी हुई है, देवनागरी और रोमन। तो इसका जो आंसर होगा वो है रोमन, यानी अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन। प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर संज्ञाओं के बीच का संबंध सूचित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ एक लाइन दी हुई है, इसके सामने 2 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर इसमें ठीक होगा जो भरा जाएगा। तो लिखा है, माताजी श्रेष्ठा खालिस्तान एक फ्रॉक लाई, यानी माताजी श्रेष्ठा की तरफ या के लिए? तो माताजी श्रेष्ठा के लिए एक फ्रॉक लेके आई। अगला है, आजादी देशवासियों ने बहुत कष्ट भोगे। आजादी के पास या पहले? तो आजादी के पहले देशवासियों ने बहुत कष्ट भोगे। अगला है, मंदिर एक कुआं है, क्या आमने सामने या के पास? तो मंदिर के पास एक कुआं है। उसी प्रकार से मेरा घर और स्कूल आमने सामने या के पहले? तो मेरा घर और स्कूल आमने सामने है।
इसके बाद है अस्पताल डाकघर है, के पास या के अंदर, तो अस्पताल डाकघर के पास है। उसी प्रकार से हमने बच्चों को घर के अंदर भेज दिया या के पहले, तो हमने बच्चों को घर के अंदर भेज दिया। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 10। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचिए और उसे रिक्त स्थान पर लिखिए। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ गलत दिया हुआ है और इसमें एक सही है, तो हमको सही को छांटना है कि सही क्या है। जैसे क्षमा, क्षमा, कछमा, क्षमा, तो इसमें सही को छांटकर यहाँ पे लिखा गया है कि ये सही है। उसी तरह से बाकी जो हैं उनमें भी हमको सही छांटना है और लिखना है। जैसे इसमें है परीक्षा, 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 तो इसमें जो सही है वो है परीक्षा, परीक्षा। उसी प्रकार से अगला है स्वपन, स्वपन, स्वप्न, सुवपन, तो इसका आंसर होगा स्वप्न। अगला है गुरु, गुर, रु, गुरु, तो इसका आंसर होगा ये गुरु। अगला है दिए गए शब्द को शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे देखिए इसमें अशुद्धियां हैं, इसको हमको शुद्ध करके लिखना है। जैसे नदी को इसने शुद्ध करके लिख दिया है पहले से ही, इसको लिखना है ऋतु, तो ऋतु देखिए ऐसे लिखा जाता है ऋतु। स्वास्थ्य, तो इस ये हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। शांति, शांति ऐसे नहीं लिखते, शांति इस तरह से शुद्ध करके लिखा जाता है, तो ये शुद्ध हो गया। अगला प्रश्न है, वाक्यों में हुई अशुद्धियों को पहचान कर ठीक कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य दिया है, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर कर हमें ठीक से लिखना है। तो बाजार पर दुकान खुली है, ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसका होगा बाजार में दुकानें खुली हैं। उसी प्रकार वह कल आए था, तो इसका हो जाएगा वह कल आए थे, वह कल आए थे। उसी प्रकार से है आसमान से सूरज निकला, तो ये इसका शुद्ध हो जाएगा आसमान, आसमान में सूरज निकला, आसमान में सूरज निकला। अगला है मैंने रमेश को कही, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने रमेश से कहा, मैंने रमेश से कहा। अगला है मछली जल से तैर रही है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मछली जल में तैर रही है, मछली जल में तैर रही है, तो ये शुद्ध हो गया। इसी के साथ जो ये कार्यपत्रक 10 है ये भी यहाँ पे संपन्न हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 कार्यपत्रक ही करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग कार्यपत्रक 11 से आगे का हल करेंगे।